एक आदमी, एक चट्टान, एक पहाड़। वो आदमी चट्टान को पहाड़ की चोटी तक ढकेलता है, पूरी ताकत लगाकर। पसीना बह रहा, सांस फूल रही, और जैसे ही चट्टान चोटी के करीब पहुंचती है वो लुढ़क जाती है नीचे, बिल्कुल नीचे। और वो आदमी बिना एक शब्द कहे वापस नीचे उतरता है और फिर से चट्टान को धकेलना शुरू करता है, और फिर से चोटी के पास चट्टान लुढ़क जाती है और फिर वो नीचे उतरता है, और ये चलता रहता है अनंत काल तक। ये सिसिफस की सजा है, ग्रीक मिथोलॉजी की सबसे क्रूर सजा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, क्योंकि अगर तुम सोचो, सच में सोचो, तो तुम्हारी जिंदगी में भी एक चट्टान है, एक पहाड़ है, और तुम रोज वही धक्का लगा रहे हो। अब सवाल, वो चट्टान क्या है और तुम हर बार नीचे क्यों उतर जाते हो? सबसे पहले सिसिफस की पूरी कहानी, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ चट्टान और पहाड़ जानते हैं, लेकिन जानना जरूरी है ये आदमी यहां तक पहुंचा कैसे। सिसिफस कोरिंथ का राजा, ग्रीक मिथोलॉजी का सबसे चालाक, सबसे धूर्त इंसान। होमर ने लिखा सबसे क्राफ्टिएस्ट ऑफ मैन। वो इतना चालाक था कि उसने मौत को ही ठग लिया, एक बार नहीं 2 बार। पहली बार ज्यूस ने एगिना नाम की एक नदी अप्सरा का अपहरण किया। उसके पिता एसोपस नदी के देवता अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। सिसिफस ने देख लिया था कि ज्यूस एगिना को कहां ले गया, और उसने एसोपस को बता दिया। बदले में एसोपस ने कोरिंथ में एक सदाबहार झरना बना दिया। ज्यूस को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। उसने थानातोस को भेजा मौत का देवता सिसिफस को जंजीरों में बांधकर अंडरवर्ल्ड लाने के लिए। लेकिन सिसिफस चालाकी की जीती जागती मिसाल। उसने थानातोस से कहा, यह जंजीरें कैसे काम करती हैं, जरा दिखाओ। थानातोस ने खुद को जंजीरों में बांध लिया और सिसिफस ने थानातोस को बंदी बना लिया। अब दुनिया में कोई नहीं मर रहा था। युद्ध के मैदान में सैनिक कटने के बाद भी जिंदा, बीमार तड़पते हुए भी नहीं मर पा रहे। देवता आरेस, युद्ध का देवता, बहुत नाराज हुआ। उसने थानातोस को छुड़ाया और सिसिफस को अंडरवर्ल्ड पहुंचा दिया। लेकिन सिसिफस ने पहले ही अपनी पत्नी को निर्देश दे रखा था, मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी लाश सड़क पर फेंक देना। अंडरवर्ल्ड में सिसिफस ने परसेफोनी, मृत्यु की रानी, से शिकायत की, मेरी पत्नी ने मेरा अपमान किया, मुझे वापस जाने दो, उसे दंड देकर लौट आऊंगा। परसेफोनी मान गई। सिसिफस वापस आया और फिर कभी नहीं लौटा। सालों जिंदा रहा, राज किया, मौज की, बुढ़ापे तक। और जब आखिरकार मौत आई, देवताओं ने तय किया कि इस बार सजा ऐसी होगी जो कभी न भूल सके। एक चट्टान, एक पहाड़, अनंत दोहराव, कोई बच निकलने का रास्ता नहीं। यह सिसिफस की सजा थी और यह हमारी कहानी की शुरुआत है। सन 1920 सिगमंड फ्रॉइड, मनोविज्ञान का पिता, एक किताब लिखता है, नाम बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। इस किताब में फ्रॉइड ने एक ऐसा सवाल पूछा जो उसे खुद परेशान कर रहा था। फ्रॉइड का पूरा सिद्धांत अब तक ये था, इंसान आनंद की तरफ भागता है और दर्द से दूर भागता है। प्लेजर प्रिंसिपल, सीधी सी बात। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रॉइड के पास सैनिक आने लगे जो युद्ध से लौटे थे, और वो बार बार अपनी सबसे भयानक यादों को दोबारा जी रहे थे। सपनों में, दिन में, बातचीत में। उन्हें आनंद नहीं मिल रहा था, वो तड़प रहे थे, फिर भी वो दोहरा रहे थे। फ्रॉइड ने यह भी देखा, बच्चे कोई खिलौना खो दें तो बार बार वही खेल खेलते हैं। खिलौना फेंको, उठाओ, फिर फेंको, जैसे उस नुकसान को बार बार जीकर उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हों। और फिर रिश्ते। फ्रॉइड ने नोटिस किया कुछ लोग बार बार वही टॉक्सिक पार्टनर चुनते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, जैसे कोई अदृश्य लिपे उन्हें खींच रही हो। फ्रॉइड ने इसे एक नाम दिया, वीडरहोलुंगस्वांग, रेपिटेशन कंपल्शन, दोहराने की मजबूरी। और फिर फ्रॉइड ने सबसे चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा, यह दोहराव आनंद सिद्धांत से परे है, इसके पीछे कोई और शक्ति है, डेथ ड्राइव, मृत्यु की ओर खिंचाव। फ्रॉइड का सिद्धांत था, हर जीवित चीज में 2 विरोधी शक्तियां होती हैं, एरोस जीवन की ओर, सृजन की ओर, जुड़ने की ओर, और थानातोस शून्य की ओर, स्थिरता की ओर, वापस लौटने की ओर। और रेपिटेशन कंपल्शन थैनाटोस की अभिव्यक्ति है। हम दोहराते हैं क्योंकि हमारे भीतर कुछ है जो खत्म होना चाहता है, जो पुरानी स्थिति में लौटना चाहता है, चाहे वो स्थिति कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। सिसिफस फ्रॉइड की नजर में सिर्फ ग्रीक पापी नहीं है। सिसिफस उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो हर इंसान को बार बार वहीं खींच ले जाती है जहां से वो बचना चाहता है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, न्यूरोसाइंस फ्रॉइड की बात साबित करती है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। वो हर पल अगले पल की भविष्यवाणी कर रहा है, और जब भविष्यवाणी सही होती है, डोपामीन रिलीज होता है, इनाम,
खुशी नहीं, सेटिस्फैक्शन। मुझे पता था, और यही दोहराव की जड़ है। अगर तुमने 20 बार वही गलती की है तो तुम्हारा दिमाग 21वीं बार भी वही करना चाहेगा। इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, इसलिए कि वो प्रेडिक्टेबल कर भी है कि अच्छा है। दिमाग के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी ही सेफ्टी है। न्यूरल पाथवेज। जितनी बार तुम कोई रास्ता चलते हो, वो रास्ता चौड़ा और पक्का होता जाता है, और जो रास्ता सबसे चौड़ा हो, दिमाग का ट्रैफिक उधर ही मुड़ता है, भले ही वो खाई में जाता हो। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क दिमाग का वो हिस्सा जो तब एक्टिव होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते। रिसर्च बताती है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ही है जो तुम्हें बार बार पुरानी यादों, पुराने पैटर्न, पुरानी सोच में खींचता है। वो तुम्हारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है, और ऑटो पायलट हमेशा वही रास्ता चुनता है जो सबसे फेमिलियर हो, भले ही वो रास्ता सिसिफस का पहाड़ ही क्यों ना हो। और अब सबसे डार्क हिस्सा दिमाग को, पेन भी प्रेडिक्टेबल चाहिए। अगर तुम्हें बचपन से निग्लेक्ट मिला है तो तुम्हारा दिमाग निग्लेक्ट को घर समझता है। अगर तुम्हें हर रिश्ते में धोखा मिला तो तुम्हारा दिमाग धोखे को नॉर्मल समझता है, और तुम बिना जाने वही पार्टनर चुनते हो जो तुम्हें वही पेन देगा, क्योंकि वो पेन जाना पहचाना है। चाहे कितना भी बुरा हो, दिमाग के लिए अज्ञात से बेहतर है। अब सन 1942, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। पेरिस पर नाज़ी कब्जा, और एक अल्जीरियाई फ्रेंच लेखक एल्बर्ट कामू एक किताब लिखता है, द मिथ ऑफ सिसिफस। कामू कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, वो एक दार्शनिक है, और उसका सवाल फिलॉसफी का सबसे भारी सवाल, अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं तो आत्महत्या क्यों न कर ले। कामू का जवाब सिसिफस है। कामू कहता है ब्रह्मांड अर्थहीन है, हम अर्थ ढूंढते हैं। ये मिसमैच यही अब्सर्ड है, यही अब्सर्डिज्म, और सिसिफस अब्सर्ड हीरो है क्योंकि वो अपनी स्थिति पूरी तरह जानता है, कोई भ्रम नहीं। चट्टान लुढ़केगी ये तय है, और फिर भी वो नीचे उतरता है और फिर से धकेलता है। और यहाँ कामू किताब का सबसे मशहूर वाक्य लिखता है, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। सिसिफस को खुश इमेजिन करना होगा। क्यों? क्योंकि जिस पल सिसिफस चट्टान को लुढ़कते देखता है और नीचे उतरने लगता है, वो पल उसकी आजादी का है, वो पल उसकी चेतना का है। वो जानता है कि ये सब बेईमानी है और वो करता रहता है। ये उसकी रिवॉल्ट है, उसका विद्रोह, और इस विद्रोह में वो अपने भाग्य से ऊपर उठ जाता है। उसकी चट्टान उसकी अपनी चीज है, कोई उससे छीन नहीं सकता। कैमस का सिसिफस हारा हुआ नहीं, जागा हुआ है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है? आज का सिसिफस हर वो इंसान है जो रोज वही गलती दोहराता है और खुद से कहता है इस बार अलग होगा। वो आदमी जो हर महीने की तनख्वाह जुए में उड़ा देता है और कहता है अगला महीना ठीक करूंगा। वो लड़की जो हर महीने की तनख्वाह जुए में उड़ा देता है और कहता है अगला महीना ठीक करूंगा। बार उसी तरह के टॉक्सिक आदमी के पास लौटती है, बस चेहरा बदला होता है। वो एम्प्लॉय जो रोज नफरत करते हुए ऑफिस जाता है लेकिन कभी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करता। वो ओवरथिंकर जो एक ही कॉन्वर्सेशन को 100 बार दिमाग में दोहराता है। वो एडिक्ट जो हर बार कसम खाता है आखिरी बार और हर बार टूट जाता है। ये कोई मॉरल फेलियर नहीं है, ये सिसिफस लूप है। और सिसिफस लूप का सबसे खतरनाक हिस्सा, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उसमें हो, क्योंकि दोहराव अदृश्य होता है। तुम्हें लगता है इस बार सिचुएशन अलग है, इस बार इंसान अलग है, इस बार मैं अलग हूं। नहीं, तुम वही हो, चट्टान वही है, पहाड़ वही है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा। कैमुस ने कहा, आजादी का पहला कदम चट्टान को पहचानना है, यह स्वीकार करना कि यह लुढ़केगी। फ्रॉइड ने कहा, जब तक तुम अपने पैटर्न को कॉन्शियस लेवल पर नहीं लाते, तुम उसके गुलाम रहोगे। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोहराव तभी टूटता है जब तुम पहली बार खुद को दोहराते हुए देख लेते हो। और यही पावर इन पैराडॉक्स है। सिसिफस सबसे बड़ा हारा हुआ, कैमुस के हाथों सबसे बड़ा विद्रोही बन गया। फ्रॉइड ने कहा, हम दोहराते हैं क्योंकि हमारे भीतर मृत्यु की ओर खिंचाव है। कैमुस ने कहा, हम दोहराते हैं लेकिन हम जान सकते हैं कि हम दोहरा रहे हैं, और वो जानना, वो कॉन्शियसनेस, वही हमें बचाता है। सिसिफस की चट्टान तुम्हारी जिंदगी में जरूर होगी, शायद एक से ज्यादा। किसी की चट्टान एक रिश्ता है, किसी की एक आदत, किसी की एक डर, किसी की एक याद। चट्टान होना सजा नहीं, चट्टान को बिना जाने धकेलते रहना सजा है। सिसिफस खुश इसलिए था क्योंकि वो जानता था, और तुम जिस दिन अपनी चट्टान को पहचान लोगे, उस दिन तुम भी नीचे उतरते हुए मुस्कुरा सकते हो। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची तो सब्सक्राइब करो और टिप्पणी में लिखो तुम